हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस सीज़न के 3 प्रीलिम्स एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क। एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके ये तीनों प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर नहीं हुए। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप ही के लिए होने वाला है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि आप लोग डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो कि आपका कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो अब आगे कैसे होगा। कुछ लोगों का ये भी मैसेज आया कि आईबीपीएस क्लर्क क्लियर नहीं हुआ तो आईबीपीएस पीओ कैसे होगा, और आरआरबी के लेवल के एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए तो एसबीआई के लेवल के एग्जाम्स क्लियर कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बेस्ट एग्जाम्स अभी आने बाकी हैं। अगर आप कंपेयर करें कि जो 3 एग्जाम्स के प्रीलिम्स हो चुके हैं और जो 3 एग्जाम्स के प्रीलिम्स बचे हैं, यानी एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, वो तीनों एग्जाम्स बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू जो हो चुके हैं। मैं किसी एग्ज़ाम को कम या ज़्यादा नहीं बता रहा, किसी पोजीशन को कम ज़्यादा नहीं बता रहा, लेकिन ये चीज़ आपको भी पता होगी कि कहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, कहाँ पे ग्रोथ कम है। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी बची है। सबसे पहले तो ये चीज़ दिमाग में बिठाओ। इसके बाद आप में से जितने भी लोग ये सोच रहे हो बैठ के कि पिछले 3 एग्जाम नहीं हुए तो आगे कैसे हो सकते हैं, ये तो वही बात हो गई कि आपको 6 बॉल में 1 6 मारना है, 3 बॉल मिस हो गई और आप सोच रहे हो कि अगली 3 में भी नहीं लगेगा। तो अगली 3 बॉल यानी अगले 3 चांसेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है कि आपका एक ना एक एग्ज़ाम पक्का क्लियर होगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये टेंशन लेना बंद करो। जो डीमोटिवेट होने का टाइम था वो जा चुका। जब तीनों एग्जाम के रिजल्ट आए तब आप डीमोटिवेट हो चुके होगे, सैड हो चुके होगे, मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, ऐसा फील हो रहा होगा कि अब क्या करें, लाइफ खत्म हो गई। ये सब थॉट्स आना बहुत नॉर्मल है, लेकिन आपको इनसे आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप अभी इसमें उलझ के बैठ गए कि पिछले एग्जाम क्लियर नहीं हुए तो आगे आने वाले भी नहीं होंगे। तो इसलिए ये वीडियो लाना बहुत ज़रूरी था, आपको एक पर्सपेक्टिव देना कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, ना कि जो चीज़ जा चुकी उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स आपके हाथ में हैं, हमें उन पे ध्यान देना है। अब हम ये करेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि क्या आप अभी भी प्रेशर फील कर रहे हो उन 3 एग्जाम्स का जो आपसे क्लियर नहीं हुए। अगर ऐसा है तो आपको ये प्रेशर जल्दी से हटाना पड़ेगा। अगर आप अंडर प्रेशर अभी पढ़ाई करोगे आगे आने वाले 3 एग्जाम्स के लिए, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप उसमें भी बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो ये चीज़ छोड़ दो कि 3 एग्जाम जा चुके या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जा चुकी। बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आर येट टू कम। अभी 3 एग्जाम जो मैंने आपको बताए, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई क्लर्क बचे हैं। उसके बाद जनवरी में पॉसिबिलिटी है आरबीआई असिस्टेंट आने की, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत सारे एग्जाम्स बचे हैं, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उस चीज़ का प्रेशर लेना बंद करो, आगे सारे एग्जाम क्लियर होने के बहुत चांस हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि आपके पिछले प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुए। क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी कि क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पिछले प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर नहीं हुए, तब हम सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ जनरल प्रॉब्लम्स बोलता हूँ जो हो सकता है कि आपके पर्टिकुलर केस में हो, और फिर आपको उस हिसाब से उस पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि आपने हार्डवर्क कम किया। आपको लग रहा होगा कि आपने हार्डवर्क किया, लेकिन हार्डवर्क एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। अगर आपके मॉक में, मान लेते हैं आईबीपीएस क्लर्क के मॉक में आपके 100 में से 70 मार्क्स आ रहे थे, तो आपके लिए हार्डवर्क वो होगा कि आप 70 से 80 तक कैसे जाओ। और अगर किसी के आईबीपीएस क्लर्क मॉक में 100 में से 40 आ रहे थे, तो उसके लिए हार्डवर्क वो होगा कि वो 40 से 50 तक कैसे जाए। तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप कॉन्स्टेंटली अपना जो प्रीवियस बेस्ट है उसको बीट करो और अपना नया बेस्ट क्रिएट करो। ये आपको करना पड़ेगा और ये सिर्फ हार्डवर्क से ही आएगा। मैं डिनाई नहीं कर रहा कि आपने हार्डवर्क नहीं किया होगा, लेकिन अगर आपने हार्डवर्क किया है तो हो सकता है कहीं ना कहीं कमी रह गई हो। उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अभी आने वाले सारे एग्जाम्स में हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उतनी ज़्यादा अच्छी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। मैं आपको स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड कर सकता हूँ, कोई भी आपको स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप ही को करनी है। अगर आप उसको अप्लाई नहीं करोगे अपनी डेली लाइफ में, अपने रूटीन में, अपनी प्रिपरेशन में, तो वो कोई काम की नहीं है। स्ट्रैटेजीज वीडियो देख लेने से एग्जाम क्लियर नहीं होता, उसको अप्लाई करने से होता है। तो उसके लिए आपको हार्डवर्क लाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा केस देखते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने फोकस्ड हार्डवर्क नहीं किया। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों को रीजनिंग में इनइक्वालिटीज, सिलॉग्स ये सब बहुत अच्छे से आता है। आपने 5 मॉक लगाए, 5 मॉक्स में आपने ये जो टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं, जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, ये आपने बहुत अच्छे से किए। 5 मॉक्स में आपके सारे टॉपिक्स बिल्कुल सही हुए, लेकिन इन 5 मॉक्स में ये चीज़ कॉमन थी कि आपने सब में रीजनिंग में पजल से शीटिंग अरेंजमेंट अटैम्प्ट ही नहीं किए। ऐसे ही मैथ्स के केस में आपने अर्थमेटिक जो है अटैम्प्ट ही नहीं किया। इंग्लिश में भी कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया। और इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपको उससे डर लगता हो या आपको उसमें थोड़ा वीक फील होता हो। तो डर लगना और वीक फील होना भी नॉर्मल है, लेकिन अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आप बाकी लोगों से आगे नहीं निकल पाओगे। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जो मेन कंपटीशन है वो इन्हीं टॉपिक्स में आता है जो टॉपिक्स लोग छोड़ देते हैं। रीजनिंग में सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज़,
मैथ्स में अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ये सब लोग सब कर लेंगे। लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आती हैं जैसे एरिथमेटिक, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, आरसीज, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो लोग छोड़ के जाते हैं और फिर आप उन मेजॉरिटी ऑफ लोगों में आ जाते हो जिन लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं होता। जो लोग ये अलग टॉपिक्स करके जाते हैं और अपना पूरा प्रिपरेशन अच्छे से करके जाते हैं इंक्लूडिंग ऑल द टॉपिक्स, उन्हीं लोगों का एग्जाम एंड में क्लियर होता है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि डरना बिल्कुल भी नहीं है, फोकस, हार्डवर्क होना बहुत ज़रूरी है। और फोकस से मेरा मतलब यही है कि जो टॉपिक में आप वीक हो उसको आपको पक्का करना ही पड़ेगा, उसको पक्का करे बिना आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो सकता। और आपको अपनी प्रिपरेशन में एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बैलेंस मतलब कि जो चीज़ें आपको आती हैं और जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, इन सबको इक्वली आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी और उसके बाद उसको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मॉक में आपने सिर्फ वही चीज़ें करी जो आपको आती हैं और जो चीज़ें नहीं आती उनको आपने छोड़ दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने 5 मॉक्स में वो चीज़ें करी जो आपको आती हैं और आपको दिख गया कि उन चीज़ों में आप बिल्कुल करेक्ट हो, बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई गलती नहीं हो रही, तो इसका मतलब आप उनमें परफेक्ट हो चुके। अब आपको उन पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन चीज़ों पे टाइम देना है जो चीज़ें आपको नहीं आती। ऐसे करके ही आप बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, ऐसे करके ही आप रियल एग्जाम में वो चीज़ें अटेम्प्ट कर पाओगे जहाँ बाकी लोग आके रुक जाते हैं। तो इसलिए आपका डिफरेंस क्रिएट होगा बाकी कैंडिडेट से। तो इस तरह से एक फोकस, हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा फोकस के केस में कि मैंने अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे कुछ देखा था कि कोई बोल रहा था कि बिना मॉक्स दिए एग्ज़ाम क्लियर हो सकते हैं। देखो, मैं डिनाई नहीं कर रहा, किसी के हुए होंगे, किसी के नहीं भी हुए होंगे, लेकिन अगर आपको उस कैटेगरी में आना है जहाँ पे आपको रिस्क नहीं चाहिए और आपको चाहिए कि आपका सिलेक्शन श्योर शॉट होना चाहिए, तो आपको मॉक करने ज़रूरी है। बिना मॉक्स के एग्ज़ाम क्लियर होने के चांस बहुत कम होते हैं। आप मॉक करोगे तो आपको पता चलेगा एग्ज़ाम में बैठने का प्रेशर क्या होता है, एग्ज़ाम किस तरह से अटैम्प्ट करना है, और उसके बाद ही आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से कर पाओगे। तो इसीलिए मॉक्स अटैम्प्ट करने बहुत ज़रूरी है। बिना मॉक्स के एग्ज़ाम क्लियर करने के चांस कम होते हैं। तो इस डिस्ट्रैक्शन में या फिर ऐसे ही और किसी डिस्ट्रैक्शन में मत पड़ना। बहुत सारे लोग अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन हैम्पर हो। डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ना, अपनी अप्रोच एकदम फोकस रखनी है। जिस स्ट्रैटेजी में आपको बिलीफ है उसको फॉलो करना है और हार्डवर्क उस पर करना ही करना है, इंक्लूडिंग योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड योर वीक पॉइंट्स। ठीक है, ये बात आ गई हार्डवर्क की। अब तीसरा रीज़न हो सकता है कि आपने एक रूटीन फॉलो नहीं किया। रूटीन से मेरा मतलब ये है कि आज का दिन शुरू हुआ, आपने आज रीजनिंग कर लिया और इंग्लिश कर लिया। आपका मैथ्स करने का मन नहीं किया तो आपने नहीं किया। अगला दिन शुरू हुआ तो आपने सिर्फ इंग्लिश किया, आपका मैथ्स रीजनिंग करने का मन नहीं किया तो आपने नहीं किया। थर्ड डे आपने तीनों चीज़ कर ली, फोर्थ डे आपने फिर से 3 में से 2 कर ली, फिफ्थ डे आपने खाली जीए कर ली। तो इस तरह से अगर आप डिस्टॉर्टेड वे में पढ़ोगे तो बहुत कम चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा। आपको एक रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दिन में 6 घंटे फिक्स टाइम रखते हो पढ़ने का, तो उन 6 घंटे को पूरा करना है और उन 6 घंटे को इक्वली डिवाइड करना है सारी चीज़ों में। जो चीज़ आपकी स्ट्रांग है उसको आप थोड़ा कम टाइम दे दो, लेकिन जो चीज़ आपकी वीक है उसको ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो चीज़ हमारी वीक है उससे हमें डर लगता है और हम उसको कम टाइम देते हैं, इंस्टेड कि उसको हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो इसीलिए एक डेली रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। एक डेली रूटीन फिक्स करो कि मेरे को दिन में इस टाइम पे पढ़ना है और इस टाइम पे ये चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि इस टाइम पे मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इस टाइम पे मेरी एफिशिएंसी कम होती है। तो जब एफिशिएंसी ज़्यादा होती है तब वो टॉपिक करना है जिसमें आप थोड़े वीक हो, और जब एफिशिएंसी कम होती है तब वो टॉपिक करना है जिसमें आप स्ट्रांग हो, क्योंकि वो इवेंचुअली हो ही जाएगा। तो इस तरह से एक डेली रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और इसी से कनेक्टेड हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है कंसिस्टेंसी। अब बहुत सारे लोग एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आने वाले दिन इतने मोटिवेटेड होते हैं कि उस दिन, उसके अगले दिन, उसके आने वाले 4 दिन तक इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे दिन में, कि ऐसा लगेगा कि एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। लेकिन वो 4 दिन लगातार इतना एक्सेस करने के बाद आप इतने टायर्ड फील करते हो कि उसके आने वाले 8 दिन आप छोड़ देते हो। तो ये डिफरेंस बनाता है आप में और उन लोगों में जिनका सिलेक्शन होता है। 5 दिन तक 15 घंटे पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होता, पूरे 30 दिन तक हर रोज़ 4 घंटे भी पढ़ोगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं। पूरी इंपॉर्टेंस आ जाती है कंसिस्टेंसी पे। आप अब से लेके एग्जाम डे तक हर रोज़ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप 6 घंटे फिक्स करते हो दिन के, तो आप हर रोज़ वो 6 घंटे दे रहे हो या नहीं। 2 हफ्ते में एक बार एक ब्रेक चलता है, वो समझ आता है कि आपको ब्रेक की ज़रूरत है। लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास एग्जाम में 30 दिन है तो 30 दिन में आपने 27 दिन अच्छे से पढ़ाई की या नहीं की, और कंसिस्टेंटली हर रोज़ सारे टॉपिक्स इक्वली कवर किए या नहीं किए। कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। जितनी कंसिस्टेंटली आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप एक चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा वो स्ट्रांग होगी। इंस्टेड कि आपने एक दिन पूरा दे दिया एक पर्टिकुलर टॉपिक को, उसमें से 15 घंटे आपने पढ़ लिया और आपको लग गया कि ये हो जाएगा, वो तब तक नहीं होगा जब तक आप उसको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा नहीं करोगे। तो एक दिन 15 घंटे देने से अच्छा हर रोज़ उस टॉपिक को 1-1 घंटा दो। इस तरह से आपको करना है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो मैं बता रहा हूँ। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी अप्रोच में कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम भी क्वालिफाई ना हो। तो इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ,
ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाती हैं आपकी प्रिपरेशन में। बहुत लोगों को ये लगता है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी होना ही इनफ है, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना इनफ है, लेकिन उस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करना है, हर रोज़ करना है और एक भी दिन मिस नहीं करना। ये चीज़ ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी एट द एंड। तो अकॉर्डिंग टू मी ये कुछ रीजंस थे जो पॉसिबल हो सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन में हुए हों एंड इस वजह से आपका सिलेक्शन ना हुआ हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हार्ड वर्क करना है, फोकस हार्ड वर्क करना है, रूटीन बनाना है और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ये 4 चीज़ें अगर आपने की विद द फिक्स्ड स्ट्रैटेजी जिसको आप बिलीव करते हो, जिसमें आप बिलीव करते हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा आगे आने वाले सारे एग्जाम्स में। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सिलेक्शन सिर्फ एक एग्जाम में चाहिए। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना एंड इन पॉइंट्स को ध्यान रखना एंड इन चीज़ों को अप्लाई करना अपनी प्रिपरेशन में। अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो ये सब कुछ किया, हार्ड वर्क भी किया, फोकस हार्ड वर्क भी किया और डेली रूटीन भी फॉलो किया और कंसिस्टेंटली किया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे पास आपके लिए सिर्फ एक लाइन है। कहाँ हो गया? बिल्कुल शांत पड़ गए आप लोग। भाई वो तुम्हारा वो आज सिलेक्शन नहीं हुआ है, पता है हमको। देखिए, इस टूर्नामेंट से हमको इतना पता चल गया है कि इतने से नहीं होगा। इतने से नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ किया एंड उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अपने लक को ब्लेम करने की जगह खुद को ब्लेम करो। ये सारी चीज़ों का जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। आपने ये सब चीज़ें की होंगी लेकिन थोड़ी कम की होंगी एज़ कम्पेयर टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो इसीलिए अपने लक को ब्लेम करना छोड़ दो, अपनी किस्मत को ब्लेम करना छोड़ दो। फोकस ऑन योर हार्ड वर्क, फोकस ऑन ऑल दीज पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं एंड उतनी क्वांटिटी में ये सब करना है जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है एक एग्जाम के लिए। और वो आपको खुद पता होगा कि इतनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है और मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। बेस्ट नहीं दिया है तो बेस्ट तक जाओ, और अगर बेस्ट दे दिया है और वो इनफ नहीं है तो बेस्ट को इंक्रीज करो। यही पूरी स्ट्रैटेजी है, यही पूरा तरीका है एग्जाम क्वालिफाई करने का। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, आपको करना ही पड़ेगा। एंड डीमोटिवेट होना बंद कर दो कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, जो नहीं हुआ वो चला गया, अब जो आने हैं उन पर ध्यान दो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो एक बार इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, और जाके देखना वहाँ पे जो मैंने लास्ट लाइन लिखी है उसको ज़रूर पढ़ना और उस पर ध्यान देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।